Welcome to Reliable Analysis. We are going to start last topic of political science, class 10. It's chapter 1. The name of the chapter is power sharing. And the name of the topic is forms of power sharing. Forms of power sharing. क्योंकि डेमोक्रेसी का मूल मंत्र है पावर शेयरिंग। डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग के ऊपर ही बेस्ड है, इसलिए डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग का क्या रूप होना चाहिए, किस प्रकार का फॉर्म होना चाहिए, किस किस टाइप के पावर शेयरिंग का एग्जिस्टेंस पूरे संसार में है, वी हैव टू अंडरस्टैंड टुडे इन दिस टॉपिक। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल फुली एजुकेटेड वीडियोज से के लिए डेडिकेटेड है। यहां आपको डिफरेंट टाइप्स का एजुकेटेड वीडियोज हमेशा मिलता रहेगा। जहां तक बात है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का, तो पावर शेयरिंग को पहले अनडिजायरेबल समझा जाता था, यानी बेकार का चीज पावर शेयरिंग को समझा जाता था। यानी पहले जब मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जिस्टेंस था, यानी एंशिएंट टाइम में सभी शक्तियां राजा के हाथों में केंद्रित होती थी, तो समझा जाता था कि एक राजा अत्यंत पावरफुल होगा तो क्या होगा कि डिसीजन मेकिंग क्विक होगा। एक राजा के हाथों में सभी शासन की शक्तियां निहित होती थी और वो राजा कोई भी डिसीजन आसानी से ले पाएगा और उसका डिसीजन क्विक होगा और वो क्रियान्वित यानी एक्सिक्यूट भी बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। यानी पावर के सेंट्रलाइजेशन को जरूरी समझा जाता था पहले, पावर का सेंट्रलाइजेशन जरूरी समझा जाता था। गौर कीजिए बात को, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं, पावर का सेंट्रलाइजेशन जरूरी समझा जाता था। पावर शेयरिंग नहीं, पावर के एक व्यक्ति में या अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में या वन अथॉरिटी में सभी शक्तियां सीमित होनी चाहिए, यह समझा जाता था एंशिएंट टाइम्स में। मेडावल टाइम में भी यही बात थी। मेडावल टाइम के भी रूलर जो थे वो सभी शक्तियां अपने हाथों में केंद्रित रखते थे। यहां तक कि मॉडर्न एज के बिगिनिंग में भी एब्सोल्यूट रूलर्स का एग्जिस्टेंस था। संसार के विभिन्न भागों में एब्सोल्यूट रूलर्स थे, निरंकुश राजा थे, और ये निरंकुश राजा सभी शासन की शक्तियों को अपने हाथों में समाहित कर रखे थे। यहां तक कि जैसे कि एग्जांपल आपको देते हैं, रूस में 1917 में एक रिवॉल्यूशन हुआ था जिसको रशियन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। रशियन रिवॉल्यूशन का एक प्रमुख कारण था हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सभी शक्तियां राजा में निहित थी, यहां तक कि एक बिल्डिंग के पेंटिंग, व्हाइट वॉशिंग के लिए भी राजा से सीधे परमिशन लेना पड़ता था। इस प्रकार के सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का सक्सेस करना संभव नहीं था। लेकिन मॉडर्न एज डेमोक्रेसी का है। डेमोक्रेसी का मूल मंत्र है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी पावर शेयरिंग। डेमोक्रेसी इस सिद्धांत पर आधारित है कि पावर जो है डाइवर्स ग्रुप्स, विभिन्न जातियों, धर्मों, भाषा के लोगों में पावर जो है बटा हुआ होना चाहिए। सबों के पावर के यूटिलाइजेशन से शासन की सत्ता का निर्माण होना चाहिए और डिसीजन मेकिंग, निर्णय की प्रक्रिया में डाइवर्स ग्रुप्स का इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए। यह डेमोक्रेसी का तगाजा है। यानी डेमोक्रेसी में जो है पावर शेयरिंग को अत्यंत जरूरी समझा जाता है। इससे क्या होता है
कि डाइवर्स ग्रुप्स, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग फूड हैबिट्स के लोग, अलग अलग क्षेत्रों के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग, सबों को अपनी बात कहने का मौका मिलता है, सबों को शासन में भाग लेने का मौका मिलता है, सबों को शासन की शक्तियों का इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। इससे क्या होता है कि लोगों को देश के प्रति अपनापन का भाव जगता है, लोगों में नेशनलिज्म का भाव जगता है। और अगर पावर शेयरिंग नहीं होगा तो क्या होगा, लोगों में एलियनेशन होगा, लगेगा कि हमारा देश नहीं है, कुछ कोई और शासन करता है। तो इस तरह से डेमोक्रेसी का तात्पर्य एक ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें एवरीवन हैज अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज, यानी पब्लिक पॉलिसी जो है, सार्वजनिक जो नीतियों का निर्माण है, उसमें हर एक व्यक्ति की आवाज को सुना जाना चाहिए। इस प्रकार की शासन व्यवस्था की सफलता निश्चित रूप से होती है। इस प्रकार की शासन सत्ता के खिलाफ रिवॉल्यूशन यानी क्रांति नहीं होती है। तो पावर शेयरिंग को आपको अभी हम बता रहे थे कि डेमोक्रेसी का मूल मंत्र है, डेमोक्रेसी का मेन पिलर है। अब जरा ये स्टडी कीजिए कि कितना प्रकार का पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी में होता है। तो डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग कई प्रकार का है। इसमें सबसे पहला जो पावर शेयरिंग है वह है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, यानी फर्स्ट टाइप का पावर शेयरिंग को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल का मतलब हुआ क्षैतिज, यानी पैरेलल। गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स होते हैं? 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स जो होते हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं कि ये अलग अलग काम इनका बटा हुआ होता है। लेजिस्लेटिव का काम कानून बनाना होता है, एग्जीक्यूटिव का काम कानून को लागू करना होता है, जुडिशियरी का काम कानूनों की रक्षा करना, अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसको पनिशमेंट देना होता है। तो ये पैरेलल तीनों ऑर्गन जो है, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये तीनों ऑर्गन के बीच शासन की शक्तियों का बंटवारा रहता है। इस प्रकार के पावर शेयरिंग को यानी 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच पावर शेयरिंग को हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहा जाता है। इस हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग की एक खासियत क्या है? इसमें खासियत यह है कि तीनों ऑर्गन अलग अलग टाइप का काम करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि एक स्कूल एफिशिएंटली क्यों स्टूडेंट को पढ़ा पाता है? क्योंकि यहां काम बटा हुआ रहता है। कोई देखते हैं कि खाली मैथ पढ़ा रहा है, कोई देखते हैं कि खाली साइंस पढ़ा रहा है, कोई टीचर है तो वो सिर्फ सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं। तो यानी काम बटा हुआ रहता है। इससे क्या होता है कि अपने काम में दक्षता होती है। कोई सिर्फ ऑफिस का काम कर रहा है, तो इससे क्या होता है कि आपको डिवीजन ऑफ पावर्स होने से अपने काम में दक्षता होती है। तो लेजिस्लेटिव का काम सिर्फ कानून का निर्माण करना, एग्जीक्यूटिव का काम कानून को लागू करना, जुडिशरी का काम कानून की रक्षा करना, या जो उसका उल्लंघन करता है उसको पनिशमेंट देना। तो सरकार के जो पैरेलल 3 ऑर्गन्स हैं, तीनों का अलग अलग काम में बटा हुआ है, यानी कोई कोलिजन नहीं है। तो तीनों का काम जब बटा हुआ है तो सरकार का काम तीनों ऑर्गन मिलकर के करते हैं। ये इसको हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहा जाता है। लेकिन इसमें एक और फायदा है, ये तीनों ऑर्गन एक दूसरे को चेक करते हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। देखिए कि कोई गाड़ी है तो गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उसमें ब्रेक नहीं मजबूत रहेगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो गाड़ी अगर बहुत अच्छी है, चमकदार है, तो उसमें ब्रेक भी मजबूत होना चाहिए, नहीं तो कभी भी एक्सीडेंट हो जाएगा। गाड़ी स्पीड पकड़ेगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए गाड़ी जितनी मजबूत है उतना ब्रेक भी मजबूत होना चाहिए। तो ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग जो है, इसमें 3 ऑर्गन्स जो हैं एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं। कैसे?
तो देखिए, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करता है लेजिस्लेटिव को, लेजिस्लेटिव कंट्रोल करता है जुडिशरी को, जुडिशरी कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को, और एग्जीक्यूटिव डिपेंडेंट है लेजिस्लेटिव के प्रति। और इस तरह से 3 ऑर्गन्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर या तो डिपेंडेंट रहते हैं या एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। आप इसको नहीं समझे होंगे, अब आपको एग्जांपल देकर के बतलाते हैं तब आप समझिएगा। एग्जीक्यूटिव आपको बतलाया कि जुड़े हुए रहते हैं लेजिस्लेटिव से। कैसे? तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। समझे? जब एग्जीक्यूटिव ऑर्गन बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये सभी एग्जीक्यूटिव पावर्स का इस्तेमाल करते हैं इतना मिलकर के। ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहिए, उसका इस्तेमाल करते हैं यही इतना मिलकर के। लेकिन एग्जीक्यूटिव को अपने कामों के लिए जवाबदेह बनाया गया किसके प्रति? लेजिस्लेटिव के प्रति, पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह है एग्जीक्यूटिव। यानी पार्लियामेंट के मेंबर्स एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन करते हैं, एग्जीक्यूटिव की आलोचना कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव के कार्यों के ऊपर, उनके कार्यों से संबंधित जो बजट है, फाइनेंस है, उसके ऊपर डेफिसिट मोशन ला सकते हैं, कटौती प्रस्ताव ला सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि एग्जीक्यूटिव अगर सभी प्रकार के निर्णयों को लेता है, कार्यान्वित करता है, लेकिन वो स्वतंत्र कहां है? उसको तो जवाबदेह बनाया गया है लेजिस्लेटिव के प्रति। अभी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंस में बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो है, जब कहते हैं तो इसका मतलब होता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन ये अपने कार्यों के लिए जवाबदेह, आंसरेबल हैं। किसको? तो पार्लियामेंट के प्रति, पार्लियामेंट के प्रति ये आंसरेबल हैं। यानी पार्लियामेंट के मेंबर इनसे तरह तरह का क्वेश्चन पूछते हैं और उनको उसका जवाब देना जरूरी है। इतना ही नहीं कि क्वेश्चन पूछते हैं, पार्लियामेंट के लोअर चैम्बर, लोकसभा, हायर चैम्बर को राज्यसभा कहा जाता है, लोकसभा के विश्वास पर्यंत ही एग्जीक्यूटिव काम करता है। अगर एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट के लोअर चैम्बर यानी लोकसभा का विश्वास खो देता है, यानी मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स अगर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में विश्वास खो देते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अंत हो जाता है। इसका मतलब आप समझे कि एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो किसके ऊपर आधारित है? लेजिस्लेटिव के ऊपर। नहीं समझा बात को? जैसे अभी आपको बतलाया कि अगर लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दे एग्जीक्यूटिव के खिलाफ, यानी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देखिए जो आपको बतलाया कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये एग्जीक्यूटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इसमें रियल तो पावर इस्तेमाल कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रियल इस्तेमाल करता है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है और वाइस प्रेसिडेंट ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये तो एक्टिंग पोस्ट है नहीं। क्या समझे? ये एक्टिंग पोस्ट नहीं ना जी। तो एक्टिंग पोस्ट कौन है? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यही ना काम करता है। तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आंसरेबल किसके प्रति है? तो पार्लियामेंट के प्रति। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर इनसे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव एग्जीक्यूटिव के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे, तो उसी समय प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अंत हो जाता है, खात्मा हो जाता है। तो इससे आपको यह समझ में आया कि एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन लेजिस्लेटिव। हो गया ना? तो आप कहेगा तो फिर लेजिस्लेटिव सबसे सुप्रीम हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं है।
लेजिस्लेटिव एक्सिक्यूटिव को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन पावर का इस्तेमाल कौन करेगा? एक्सिक्यूटिव ही करेगा। ठीक है, लेजिस्लेटिव को अपने में से चुनना रहता है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेजिस्लेटिव ऑर्गन यानी पार्लियामेंट के लोअर चैम्बर, लोकसभा के मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स मिलकर के अपने में से एक मेजोरिटी लीडर चुनते हैं, नेता, और वो नेता प्राइम मिनिस्टर के पद पर अपॉइंट किया जाता है। जैसे एट दिस टाइम नरेंद्र मोदी जो है पार्लियामेंट के लोअर चैम्बर, लोकसभा के मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स के लीडर हैं और वो प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पर अपॉइंट हुए। एक मिनट, डेमोक्रेसी में मेजोरिटी शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हाफ प्लस वन। मेजोरिटी, जिसका हिंदी होता है बहुमत, सुनने में बहुत आम शब्द लगता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में इसका रियल मीनिंग होता है हाफ प्लस वन को मेजोरिटी कहा जाता है। हाफ यानी 51% नहीं, 51% नहीं, हाफ 50 प्लस वन। जैसे मान लिया कि लोकसभा में इलेक्शन होता है 542 मेंबर्स का, तो उसका हाफ कितना हुआ? 542 का हाफ हुआ ना, 500 का 250, अब 42 का हाफ हुआ 21, तो 271 हुआ ना जी। तो ये वो 271 हाफ हुआ, तो हाफ प्लस वन यानी 271 प्लस वन इक्वल टू 272। यानी लोकसभा में मेजोरिटी का मतलब होता है 272 मेंबर्स का सपोर्ट। समझे बात को? इसको पॉलिटिकल साइंस में कहा जाता है मेजोरिटी। तो प्राइम मिनिस्टर को मेजोरिटी का सपोर्ट प्राप्त होता है, इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पर अपॉइंट होता है। तो आपने देखा कि एक्सिक्यूटिव को लेजिस्लेटिव कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ लेजिस्लेटिव का काम है कानून बनाना। ठीक है, कानून बनाना। तो आप कहिएगा कि लेजिस्लेटिव को जो मन में आएगा कानून बना करके रख देगा। एक्सिक्यूटिव को कानून बनाने का अधिकार है ही नहीं, जुडिशरी को कानून बनाने का अधिकार है ही नहीं, तो लेजिस्लेटिव को जो मन में आएगा वो सांप बिच्छू कुत्ता बिल्ली जो मन में आएगा कानून बना देगा, वो वैलिड हो जाएगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कानून बनाएगा लेजिस्लेटिव, लेकिन वो लागू होगा तब जब एक्सिक्यूटिव का हेड यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब उस पर साइन करेगा तब वो लागू होगा। पहली बात। दूसरी बात, कानून तो बनाएगा लेजिस्लेटिव, लेकिन उसको लागू कौन करेगा? एक्सिक्यूटिव लागू करेगा। यानी हुआ ना, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा है ना जी। देखिए अब एक मिनट बात को देखिए। अगर लेजिस्लेटिव बनाया कोई कानून और एक्सिक्यूटिव को अगर पसंद नहीं है वो कानून, तो साइन नहीं करेगा। साइन नहीं करेगा तो लागू नहीं हो पाएगा, यानी लेजिस्लेटिव का कानून बनाना बेकार हुआ। अब देखिए इसमें भी लेजिस्लेटिव अपने पक्ष में कानून बना लिया है। क्या है कि उसको साइन करना पड़ेगा। अब इसमें है, तो इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट के पास, कि उसके पास एक अमेरिका के प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल है। अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होता है। तो वीटो पावर का इस्तेमाल करके किसी भी लेजिस्लेटिव के द्वारा वहां के पार्लियामेंट को कहता है कांग्रेस, तो कांग्रेस के द्वारा बनाए गए कानून को वो वीटो मार देते हैं, रद्द हो जाता है। इंडिया के प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर नहीं है, लेकिन एक और पावर अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास है। लेजिस्लेटिव के बनाए गए कानून को बिना वीटो के भी वो रद्द कर सकते हैं, और वो हथियार अमेरिका का प्रेसिडेंट को जो है उसको कहता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, ये पॉकेट वीटो क्या है? पॉकेट वीटो का मतलब हुआ कि वीटो का इस्तेमाल भी नहीं किए, विरोध भी नहीं किए और ना कोई डिसीजन लिए। कोई डिसीजन, मान लिया कि आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछे और उसका जवाब नहीं देना, यह भी एक जवाब है। समझ रखो, जवाब नहीं देना यह भी एक जवाब है। मान लो कि हम तुमको कहते हैं कि ये होमवर्क कल बना लोगे ना, तुम हाँ कहते हो तो एक जवाब हो गया कि हाँ बना लेंगे। लेकिन अगर नहीं जवाब देते कुछ, चुपचाप रह जाते हो, तो यह भी एक जवाब है।
अमेरिका में प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो का पावर है। पॉकेट वीटो का मतलब हुआ कि वो साइन ही नहीं करते, अपने टेबल पर बिल को अपना पड़े रहने देता है। यह पावर इंडिया के प्रेसिडेंट के पास भी है, पॉकेट वीटो का। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल इंडिया के प्रेसिडेंट भी कर सकते हैं, यानी कोई कानून जब उनके टेबल पर आया बिल तो उसको पेंडिंग में से डाल दिए, छोड़ दिए, कोई डिसीजन ही नहीं लिए, ना उसका सपोर्ट में ना उसके विरोध में कुछ नहीं बोले, ऐसे ही पड़ा हुआ रहा। तो राज्यों के द्वारा जब कोई बिल वगैरह भेजा जाता है तो अक्सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस पॉकेट वीटो नामक गुप्त हथियार का अक्सर इस्तेमाल करते हैं। यह पॉकेट वीटो का कोई डेफिनेशन नहीं है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में भी और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी। पॉकेट वीटो का कोई डेफिनेशन नहीं है कि पॉकेट वीटो के अंतर्गत कितना दिन तक डिसीजन नहीं लेंगे, ऐसा कोई वर्णन नहीं है। कोई वर्णन नहीं है कि कितना दिन तक साइन नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि बहुत दिन तक साइन नहीं कर सकते। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं, ऐसे ही लटका हुआ रहेगा, बोलेंगे नहीं कि नहीं करेंगे, ऐसे ही पेंडिंग में रहेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि लेजिस्लेटिव को कंट्रोल कर रहा है ना एक्सिक्यूटिव है। अब उसके बाद आइए जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव का काम अभी आपको बतलाया, कानून बनाना, कानूनों का निर्माण करना है लेजिस्लेटिव का काम, और उस कानून की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी देखने का काम जुडिशियरी का है। यानी लेजिस्लेटिव स्वतंत्र नहीं है कि जो चाहे वो कानून बना दिया। अगर एक मिनट, आपको लगता होगा कि अगर लेजिस्लेटिव कानून बना दे और एक्सिक्यूटिव के साथ मिल जाए, एक्सिक्यूटिव और लेजिस्लेटिव मिल करके तो कुछ भी कर देगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेजिस्लेटिव कानून बना दिया और एक्सिक्यूटिव भी उसको साइन कर देगा तो भी एक प्रॉब्लम है। जुडिशियरी को अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करने का। यानी जुडिशियरी को, इंडियन जुडिशियरी को एक पावर है जिसको कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। यह जुडिशियल रिव्यू का पावर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेरिका के जुडिशियरी को दिया गया है। यह जुडिशियल रिव्यू का पावर इंडिया के जुडिशियरी को बहुत पावरफुल बना देता है। यह जुडिशियल रिव्यू का पावर ब्रिटेन के जुडिशियरी को प्राप्त नहीं है। ब्रिटेन में जुडिशियरी कमजोर है क्योंकि वहां जुडिशियल रिव्यू का अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियरी को दिया गया जुडिशियल रिव्यू का पावर। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी जुडिशियल रिव्यू का पावर इंडिया के जुडिशियरी को दिया गया है, जिसके अंतर्गत जुडिशियरी यह चेक करती है कि कोई पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून कॉन्स्टिट्यूशन के मूलभूत ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है कि नहीं है। क्या समझे? कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अनुसार कानून है कि नहीं है। अगर होगा तो ठीक है और नहीं होगा तो जुडिशियरी उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी। समझे बात को? अगर जुडिशियरी किसी कानून को पाती है कि वो कानून जो लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाया गया, एक्सिक्यूटिव उस पर साइन भी कर दिया, तब भी अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के मुताबिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना के अनुसार नहीं है, तो जुडिशियरी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक घोषित कर देती है। और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देने का मतलब हुआ वो कानून उसी समय से अबेंडन हो जाता है, रद्द हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि लेजिस्लेटिव को एक तरफ जुडिशियरी कंट्रोल करता है ना। अब आप कहिएगा कि तो सबसे बड़ा पावर तो आ गया जुडिशियरी में कि वो लेजिस्लेटिव के बनाए गए कानून और एक मिनट एक्सिक्यूटिव के लिए गए स्टेप्स को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का पावर है जुडिशियरी में। समझे बात को? लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाए गए कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का पावर है जुडिशियरी में। और एक्सिक्यूटिव का कोई भी स्टेप, कोई भी ऑर्डर, कोई भी फैसला एक्सिक्यूटिव का जो लिया गया उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का भी पावर है जुडिशियरी में। यानी एक्सिक्यूटिव अगर कोई डिसीजन लिया, कोई ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर के खिलाफ आप लोग अक्सर रोज सुनते होंगे न्यूज में
कि फलाना जगह लोगों का घर तोड़ रहा था। एक बहुत चर्चित हीरोइन है, नाम सुने हैं, कंगना रनावत। कंगना रनावत नाम की बहुत फेमस हीरोइन है, जो अभी पार्लियामेंट का मेंबर भी बन गई है, अभी बीजेपी की तरफ, नहीं बॉलीवुड के। अरे कंगना रनावत बहुत बड़ी हीरोइन है, मतलब इंटरनेशनल फेम की हीरोइन है इंडिया की। वो अभी बीजेपी के टिकट पर जो है लोकसभा का मेंबर भी बन चुके हैं हिमाचल प्रदेश में मंडी से। कंगना रनावत चूंकि बीजेपी फेवरेट हीरोइन थी, तो वहां पर जो महाराष्ट्र की सरकार थी, महाराष्ट्र की सरकार जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना की सरकार थी, उसने क्या काम किया कि कंगना रनावत के घर को तोड़ने के लिए बुलडोजर भेज दिया। सुन रहे गौसे जी, कंगना रनावत के घर को तोड़ने के लिए बुलडोजर भेज दिया, ठीक है। अब भेज दिया तो एग्जीक्यूटिव का डिसीजन था, उसके घर को तोड़ दिया जाए, क्योंकि वो घर क्या है, मतलब नगर निगम के नक्शा मैप के हिसाब से नहीं ठीक है बना वो। लेकिन कंगना रनावत ने क्या किया, वो चली गई तुरंत जुडिशरी में। जुडिशरी ने रोक लगा दिया, कहा कि एकदम रोको तुरंत तोड़ने का काम। तो रोकना पड़ा सरकार को। कहने का मतलब है कि जुडिशरी के पास एग्जीक्यूटिव के किसी भी ऑर्डर को रोकने का पावर है, और लेजिस्लेटिव के बनाए गए किसी भी कानून को रद्द करने का पावर है। आपको यह समझ में आ रहा है तो लगता है कि सुनने में कि लगता है सबसे ज्यादा पावरफुल तो जुडिशरी हो गया, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। यहां ये अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं जिस टॉपिक को, उसका नाम है चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो थ्री ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों एक दूसरे को चेक और बैलेंस करते हैं। वही उसी का एक अनिवार्य पार्ट, कंपल्सरी पार्ट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। इंडिया में भी लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक दूसरे को चेक और बैलेंस करते हैं। उसी का भी विश्लेषण हम कर रहे हैं। तो एक्जीक्यूटिव के किसी ऑर्डर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या रद्द करने का अधिकार जुडिशरी के पास है। साथ ही साथ लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को रद्द करने का अधिकार प्राप्त है जुडिशरी के पास। आपको इससे पहले हम एक स्कूल में पढ़ा रहे थे, बहुत बड़ा स्कूल था। वहां स्कूल ने कुछ सीबीएसई नॉर्म्स का उल्लंघन किया, और नतीजा हुआ कि 9 का और 11 का रजिस्ट्रेशन सीबीएसई ने उसका नहीं होने दिया, रद्द कर दिया। समझ रहे बात को कि ये 9 का स्टूडेंट जब 10 में गया और 11 का स्टूडेंट जब 12th में आया तो उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं, उसका तो एग्जाम देने नहीं दिया गया। स्टूडेंट तो भारी हंगामा कर दिया, भारी हंगामा कर दिया। तो ये एक्जीक्यूटिव ऑर्डर था, ये सीबीएसई का ऑर्डर था कि नहीं स्टूडेंट एग्जाम देगा। तुरंत स्कूल वाला चला गया आपको इसके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट में भी गया था, हाई कोर्ट में स्कूल हार गया। उसके बाद चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट देखा कि क्या है मामला, तसे स्कूल ने ये नॉर्म्स का उल्लंघन किया, ये नॉर्म्स का उल्लंघन किया है, इसलिए इसका एप्लीकेशन रद्द कर दिया गया। कहा कि ठीक है, एप्लीकेशन रद्द कर दिया, बहुत अच्छा है, लेकिन स्टूडेंट का एग्जाम काहे होने दिया? सुप्रीम कोर्ट पूछा, सुप्रीम कोर्ट सीबीएसई के वकील से पूछा कि स्टूडेंट का जो 10 में गया और 12th में गया उसका एग्जाम क्यों नहीं हुआ? तो कहा कि स्कूल ने उल्लंघन किया सीबीएसई के नॉर्म्स का। तो कहा स्कूल ने उल्लंघन किया कि स्टूडेंट ने उल्लंघन किया? स्टूडेंट ने भी कोई उल्लंघन किया? तो कहा कि नहीं स्कूल उल्लंघन किया। तो कहा स्कूल उल्लंघन किया, तो स्टूडेंट क्या उल्लंघन किया ये बतलाओ। तुम एग्जामिनेशन किसका रोके? तुम एग्जामिनेशन जो है स्टॉप किए स्टूडेंट का, एग्जामिनेशन देने से तुम स्टूडेंट को रोके, स्कूल को कहां तुम रोके हो? स्टूडेंट कहां उल्लंघन किया? सीबीएसई तो कोई जवाब ही नहीं दे पाया। कहा कि तुरंत स्पेशल एग्जामिनेशन जो 10 का और 12th का स्टूडेंट है इसके लिए अलग से एग्जामिनेशन कंडक्ट करो, और एक ही साथ रिजल्ट निकालो सबका, पूरा इंडिया का जो रिजल्ट निकलेगा तो ये सब जो स्टूडेंट नहीं एग्जाम दिया उसका भी रिजल्ट निकालो।
वो देने लगा 32-33 जगह की, यहाँ सीबीएसई ने उसका ऑपरेशन रद्द कर दिया, उसका रद्द कर दिया, उसका रद्द कर दिया। कहा कि सीबीएसई ने किया कि स्कूल का ने रद्द किया कि स्टूडेंट का ऑपरेशन रद्द किया? स्टूडेंट का एग्जाम तो तुमको लेकर लेना है। तुम सीबीएसई जो काम करते हो वो एग्जाम लेने के लिए काम करते हो कि एग्जाम से वंचित करने के लिए काम करते हो? सीबीएसई के वकील के पास तो कोई आंसर नहीं था। कहा कि तुरंत प्रभाव से एग्जामिनेशन कंडक्ट करो, और करना पड़ा। तुरंत स्पेशल एग्जाम हुआ एक स्कूल के लिए, ऑल इंडिया लेवल पर एक स्कूल के लिए सीबीएसई का 10 का और 12 का एग्जामिनेशन हुआ, और रिजल्ट भी सबके साथ निकला। तो कहने का मतलब है कि अभी आपने देखा जुडिशरी का पावर, जुडिशरी के पास एग्जीक्यूटिव के किसी भी एक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का, रद्द करने का, एबंडन करने का पावर प्राप्त होता है। ये सब विश्लेषण सुनने से आपको लग रहा होगा तो दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल जुडिशरी है, इससे तो ज्यादा कोई पावरफुल है? ऐसा नहीं है। जुडिशरी के जजों का अपॉइंटमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करता है। यानी जुडिशरी में कौन जज होगा ये डिसीजन कौन करता है? तो एग्जीक्यूटिव करता है। यानी एग्जीक्यूटिव के जो है आशीर्वाद से ही कोई जुडिशरी में जज बनता है। तो इस कारण से जो जिस आदमी ने उसको अपॉइंट किया तो उसके प्रति थोड़ा सा तो लॉयल्टी रहेगा ना जी, पहला चीज। दूसरा चीज, जुडिशरी के सदस्यों की संख्या बढ़ा देना, घटा देना, यह किसका काम होता है? लेजिस्लेटिव का काम होता है। लेजिस्लेटिव जो है जजों की संख्या को बढ़ा सकती है, घटा सकती है। बढ़ा देने और घटा देने से भी बहुत बड़ा फर्क हो जाता है कभी कभी। और जजों को हटाने का पावर, जजों को हटाने की प्रक्रिया को इंपीचमेंट कहा जाता है। इंपीचमेंट का अधिकार भी किसके पास है? लेजिस्लेटिव के पास। अगर पार्लियामेंट इंपीचमेंट का मोशन यानी प्रस्ताव पास कर दे तो जज को हटाया भी जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि जुडिशरी को भी कंट्रोल करने का पावर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों के पास मौजूद है। इसलिए जुडिशरी भी कोई तानाशाह नहीं है। दरअसल तीनों ऑर्गन एक दूसरे को चेक करते हैं और बैलेंस करते हैं। एक बार एक इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के, उनका नाम था टीएन सेशन। टीएन सेशन, टीएन सेशन से पहले इलेक्शन कमिश्नर का पोस्ट क्या होता है इंडिया के लोग नहीं जानते थे। सब सोचता था कि इलेक्शन कमिश्नर मतलब प्रधानमंत्री का कोई चपरासी उपरासी टाइप का ये पोस्ट है। लेकिन टीएन सेशन जब गद्दी पर बैठा तो उसने जब पूरा इंडिया का इलेक्शन को अपने हाथों में लिया तब पता चला कि अरे ये तो किसी के कंट्रोल में नहीं है। न जुडिशरी उसको कंट्रोल कर सकता है, न पार्लियामेंट, न प्राइम मिनिस्टर, ये तो सबके कंट्रोल से बाहर है। और टीएन सेशन ने पूरा कंट्री का इलेक्शन अपने हाथों में ले लिया और जो अपना उसका तानाशाही स्ट्रिक्टनेस लागू किया पूरे कंट्री में। तो पूरा जितना पॉलिटिशियन है जो ढीला ढाला करप्ट प्रैक्टिस करके, कोई बूथ कैप्चरिंग, तो कोई पैसा दे करके, तो प्रलोभन दे करके जो वोट लेने का काम करते थे, वो सब का तो सामत आ गया टीएन सेशन के गद्दी पर बैठते ही। वो इतना कड़ियल आदमी था। अब अंतिम में क्या होता है कि चोर चोर मसे भाई, जितना पॉलिटिकल लीडर था सब परेशान हो गया टीएन सेशन से। अरे कौन आदमी आ गया गद्दी पर, ये तो किसी को नहीं जीने देगा। अब ये अब हुआ कि भाई कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, इसको हटाने का क्या तरीका। अच्छा, अब वो इतना स्ट्रिक्ट था कि जनता में बहुत पॉपुलर हो गया। जनता में, पूरा दुनिया में टीएन सेशन का नाम फैल गया। दुनिया के हर एक देश के लोग टीएन सेशन को पुरस्कार देने लगे। सब उसको बुलाता था कि हमारे यहाँ इलेक्शन का प्रोसेस का चेकिंग कीजिए, क्या गलती है, हमारे यहाँ सुधार कर दीजिए। तो सब कंट्री टीएन सेशन को निमंत्रण देने लगा। दुनिया का सबसे एकमात्र देश है डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाला स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने टीएन सेशन को बुलाया और पुरस्कार दिलवाया उसको कि आप डेमोक्रेसी के बहुत बड़े रक्षक हैं। श्रीलंका तो चाइना सब अपने देश में टीएन सेशन को बुलाना शुरू कर दिया कि हमारे देश में देखिए कि इलेक्शन में कैसे सुधार हो सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि इतना पॉपुलर आदमी को उसके गद्दी से हटाना कितना डिफिकल्ट काम है। समझ रहे बात को? अरे उसको कोई हटा सकता है गद्दी से, तो उसको हटाना भी दुर्लभ। अब क्या है, उसको कंट्रोल करना भी बहुत ऑनेस्ट आदमी था, ईमानदार था।
अंतिम में पॉलिटिकल लीडर्स ने उसको कंट्रोल करने का एक तरीका निकाल लिया। जानते क्या तरीका निकाला? जो इलेक्शन कमीशन 1% से डील होता था, 1% हैंडल करता था, उसको बना दिया 3% कमीशन। अब उसमें 3 आदमी हो गया, 3 आदमी हो गया तो 2 का अपॉइंटमेंट कर दिया लेजिस्लेटिव ने, करप्ट 2 आदमी का अपॉइंटमेंट कर दिया। अब तीनों को एक एक वोट का पावर हुआ, तो 2 करप्ट आदमी को अपॉइंट कर दिया, जो लूज था, जो पॉलिटिकल लीडर्स का फेवरेबल आदमी था, उसको अपॉइंट कर दिया। तो अब दोनों एक तरफ रहेगा, टीएन सेशन अकेला पड़ जाएगा, यानी टीएन कोई भी कड़ाई करेगा, टीएन सेशन तो हार जाएगा उसमें, वो ये दोनों जीत जाएगा। समझे बात को? ये लेजिस्लेटिव का पावर आपने देखा कि वो मेंबर की संख्या को बढ़ा दे सकता है, घटा दे सकता है, उसके पास बहुत पावर है कंट्रोल करने के लिए। तो ये आपने देखा चेक एंड बैलेंस का सिस्टम इसको कहा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेक एंड बैलेंस का सिस्टम 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव और जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से काफी मिलता जुलता है। पावर शेयरिंग का दूसरा रूप है और वह है वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग का मतलब हुआ कि पावर शेयरिंग का एक रूप है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे इंडिया में एक गवर्नमेंट है न्यू दिल्ली में, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। और दूसरा गवर्नमेंट का लेयर है, वो कहां है? वो डिफरेंट प्रोविंसेज में है, डिफरेंट, इसको फेडरल यूनिट्स कह सकते हैं। इंडिया में इसको स्टेट कहा जाता है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये सबको हम लोग इंडिया में कहते हैं स्टेट। दूसरे कंट्री में इसको कि कहीं फेडरल यूनिट या अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो प्रोविंसेज का गवर्नमेंट दूसरा लेयर हुआ। तीसरा भी एक लेयर है गवर्नमेंट का, वो है लोकल गवर्नमेंट। शहरों में म्यूनिसिपैलिटी सुने होंगे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सुने होंगे, तो ये तीसरा लेवल का गवर्नमेंट है। तीनों लेवल के गवर्नमेंट के बीच अधिकारों का बंटवारा होता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को नेशनल इंटरनेशनल मामला दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट को जो है दिया गया है स्टेट लेवल का या लोकल लेवल का अफेयर्स दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को। और लोकल गवर्नमेंट थर्ड जो लेयर है, जो शहरों में, छोटे शहर में म्यूनिसिपैलिटी, बड़े शहर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और गांव में विलेज पंचायत होता है, इसको दिया गया है बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे नाली बनाना, गली का ढलाई करना, सड़कों की सफाई करना, सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना। तो ये पावर शेयरिंग है, 3 लेयर का गवर्नमेंट इंडिया में है और तीनों के अधिकार बटे हुए हैं। नेशनल इंटरनेशनल मामले को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल के मामले को स्टेट गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट जो है लोकल बेसिक जो नेसेसिटी है उसको डील करती है। इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट बनाया गया है। लड़की कहां देख रही है? इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट बनाया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में रेलवे, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, करेंसी इत्यादि जैसे नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स को रखा गया है। स्टेट लिस्ट में स्टेट लेवल के इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स को रखा गया है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ, जंगल, इरिगेशन इत्यादि को रखा गया है। और एक तीसरा भी लिस्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको कहा जाता है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स को रखा गया है जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार यूनियन पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को है। कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत विवाह, मैरिज, डाइवोर्स, स्पोर्ट्स, एजुकेशन इत्यादि सब्जेक्ट्स आते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहिए के बीच अधिकारों के बंटवारे के लिए क्लियर कट 3 जो है लिस्ट बनाया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। साथ ही साथ
लोकल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्ले करने का दायित्व दिया गया है किसको? तो लोकल गवर्नमेंट को। गांव में विलेज पंचायत कहा जाता है, शहरों में, छोटा शहर में म्युनिसिपैलिटी कहा जाता है, बड़े शहर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहा जाता है। तो इस तरह से इसको वर्टिकल पावर शेयरिंग कहा जाता है, वर्टिकल पावर शेयरिंग। अब तीसरा टाइप का पावर शेयरिंग है, तीसरा टाइप का पावर शेयरिंग, ये पावर शेयरिंग है आपको डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच पावर शेयरिंग। तो डिफरेंट सोशल ग्रुप का मतलब हुआ कि बेल्जियम में आप लोगों ने स्टडी किया था, आप लोगों ने स्टडी किया था कि बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट का निर्माण किया गया। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट डच लैंग्वेज बोलने वाले का अलग था, फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले का अलग था और जर्मन बोलने वाले का अलग था। तो इस तरह से कम्युनिटी गवर्नमेंट का निर्माण करके सोशल ग्रुप्स को पावर देने का काम किया गया। साथ ही साथ इंडिया में जो है ये थर्ड लेवल का जो पावर शेयरिंग है, सोशल ग्रुप्स को जो पावर देने का कार्य है वो किया जाता है रिजर्वेशन के माध्यम से। समझे? जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है इंडिया में, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ये सब जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, इनको पार्लियामेंट में स्टेट लेजिस्लेटर और वीमेन भी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, वीमेन, ये सब इंडियन सोसाइटी में बैकवर्ड है, पिछड़े हुए हैं। तो इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या किया गया स्पेशल प्रोविजन? इनको यूनियन पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में और सरकारी नौकरियों में, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ सीट्स रिजर्व रखा गया है। सरकारी नौकरियों में इनको कुछ रिजर्वेशन दिया गया है। इन सभी बैकवर्ड कम्युनिटीज को, सोशल ग्रुप को, विमेन को दिया गया है, शेड्यूल कास्ट को दिया गया है, शेड्यूल ट्राइब को दिया गया है, ओबीसी को दिया गया है, ताकि ये भी डेवलपमेंट करके मेन स्ट्रीम में, कंट्री के मेन स्ट्रीम तक आ सके, इनका बैकवर्डनेस दूर हो सके, इनकी गरीबी, अशिक्षा की समस्या दूर हो सके। तो इस तरह से यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में रिजर्व सीट्स दिया गया है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इत्यादि को, वीमेन भी इसी में है, वीमेन के लिए भी ऐसा ही प्रोविजन किया गया है। और साथ ही साथ सभी सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया गया है। क्योंकि ये सोशल ग्रुप्स जो हैं, जो बैकवर्ड हैं, इनको अधिकार देने से क्या होगा कि ये राष्ट्र के विकास में भाग लेंगे, ये अन्य विकसित लोगों के बराबरी में आ जाएंगे। इससे इन लोगों में नेशनलिज्म का फीलिंग होगा, देश के प्रति समर्पण का भाव बढ़ेगा। और ऐसा नहीं होने से इन लोगों में एलियनेशन, परायेपन का भाव ग्रो करता। पावर शेयरिंग का एक फोर्थ फॉर्म है और वो है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के बीच पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का एक रूप है पॉलिटिकल पार्टीज। एक मिनट, पॉलिटिकल पार्टी जो है चुनाव होता है, डेमोक्रेसी में चुनाव होता है, इलेक्शन में कई पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट करते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी जो जीतता है चुनाव, वो सरकार का निर्माण करता है, वो सरकार में जाकर के पावर इस्तेमाल करता है। जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं जीतती है, अपोजिशन पार्टी कहलाती है ना, वो भी पावर का इस्तेमाल करती है। कैसे? जो पार्टी हार गई चुनाव में, वो कैसे पावर का इस्तेमाल करती है? वो हमेशा चुनाव के बाद भी आंदोलन, सभा, हंगामा, रोड जाम, रैली इत्यादि का आयोजन करती है। और आयोजन करके जो सरकार में एग्जीक्यूटिव है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसको प्रभावित करने का काम करती है, उसको दबाव में लेने का प्रयास करती है और दबाव उसके ऊपर डाल करके अपने निर्णय लागू करने के लिए उसको मजबूर करती है। समझे बात को? अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाया 3 लैंग्वेज फार्मूला, यानी एक स्टूडेंट को 3 लैंग्वेज सीखना है। 3 लैंग्वेज, तो मान लिया कि आप एक हिंदी सीख सकते हैं, एक इंग्लिश सीख सकते हैं,
आपको एक और कुछ सीखना पड़ेगा। प्रॉब्लम कहां है नॉर्थ इंडिया में? प्रॉब्लम है साउथ इंडिया वाला को। जैसे तमिल लोग कहा कि हमको जबरदस्ती हिंदी सिखाया जा रहा है, कहा कि हम हिंदी नहीं सीखेंगे, हम हिंदी सीखवे नहीं करेंगे, से हिंदी हमारी सीख जाएंगे तो हम गुलाम हो जाएंगे इंडिया का। तो उसके विरोध के कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है तमिलनाडु में हिंदी को लागू करने का अपना प्लान सस्पेंड करना पड़ा। साथ ही साथ महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र के लोग धारा प्रवाह हिंदी बोलते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में भी जो अपोजिशन पार्टी था, जो पावर में नहीं है, शिवसेना यूबीटी बोला जाता है, उद्धव ठाकरे इसका नेता है, और वो राज ठाकरे बोला जाता है, उनका पार्टी का नाम है एमएनएस। ये लोग क्या किया कि पावर में नहीं है, ते लोग कहा कि नहीं हिंदी का हम विरोध करेंगे, हिंदी मराठी यहां से चलेगा, हिंदी नहीं को पढ़ेगा बच्चा, जबकि वो खुद बोलता है हिंदी। महाराष्ट्र की राजधानी बंबई में जो है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जो है हेडक्वार्टर है, बॉलीवुड जिसको कहते हैं आप। ये जो नेता राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, ये सब जो आपको पता है शिवसेना यूबीटी और एमएनएस के लीडर हिंदी फिल्मों का डायलॉग बोलते हैं, वो सब में हिंदी इनको नहीं अखरता है। लेकिन जब हिंदी बच्चों को पढ़ाने का बात आया तो इसने प्रचंड विरोध किया, और नतीजा हुआ कि वहां की सरकार को अपोजिशन पार्टीज के विरोध के चलते हिंदी सिखाने का जो प्रयास था वो स्थगित करना पड़ा। कहने का मतलब है आप समझे कि जो पार्टी अपोजिशन में है वो पार्टी भी पावर का इस्तेमाल करती है। समझ रहे बात को है? जो रूलिंग पार्टी है उसके ऊपर दबाव डाल करके, जो सरकार है उसके ऊपर दबाव डाल करके, सरकार के डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करके पावर का इस्तेमाल करती है। प्रेशर ग्रुप्स, कुछ प्रेशर ग्रुप होता है जिसको डायरेक्ट पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं रहता है, लेकिन ये प्रेशर ग्रुप भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये प्रेशर ग्रुप्स में जैसे स्टूडेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन, टीचर्स का ऑर्गेनाइजेशन, धोबियों का ऑर्गेनाइजेशन, व्यापारियों का संगठन, ये सब को पॉलिटिक्स से मतलब नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी ये लोग विरोध पर उतारू हो जाते हैं सरकार के किसी निर्णय के ऊपर, सरकार के किसी पॉलिसी के ऊपर। जब विरोध पर उतारू हो जाते हैं तो सरकार को इनकी बात सुननी पड़ती है ना। तो इसका मतलब है कि ये भी पावर इस्तेमाल करते हैं प्रेशर ग्रुप्स भी। कभी कभी मूवमेंट होता है, आंदोलन, और उस आंदोलन के चलते दबाव में आकर के सरकार को झुक करके और उसकी बात को मानना पड़ता है। यानी मूवमेंट्स में शामिल लोग भी पावर शेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से पावर शेयरिंग के कई रूपों का आपने स्टडी किया जो है। इसी के साथ आज का ये विश्लेषण समाप्त हो जा रहा है, और जिनको विश्लेषण पसंद है कृपया करके लाइक और शेयर करें वीडियो को, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।